हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भैया, जैसे कि आपका हिंदी के कुछ टेस्ट लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि आपके ये प्रैक्टिस सेट में रोज़ाना आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। इनमें से आप लोग देखें। आज थोड़ी सी पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जैसे कि ऑप्शन A B C D ऐसे नहीं लिखा गया, लेकिन आप लोग देखना। देखिए, सारे क्वेश्चनों को करने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लें कि आप लोग बिल्कुल जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद आप आंसर दें। यह आपका चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपका लेखपाल हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आपकी टेट परीक्षा हो, चाहे आपकी सुपर टेट हो। देखिए, शुरू करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त वर्णों को छोड़कर हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। मतलब क्वेश्चन अच्छा है, आप बिल्कुल समझें। देखिए, संयुक्त वर्णों को जो छोड़कर हिंदी में जो कुल वर्ण होते हैं वो बचते हैं भाई आपके कितने। वो बचते हैं आपके 48। क्योंकि टोटल वर्णों की संख्या होती है कितनी, 52। 52 में से आप 4 घटा देते हैं तो आपके बच जाते हैं कितने, 48। इसमें से ही अगर आपसे पूछता कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्णों की संख्या हो जाती है आपकी कितनी भैया, 44। इसके बाद जो 40 ऑप्शन है या आपका 42 ऑप्शन है, ये ऑप्शन तब होता कि यानी कि 40 ऑप्शन तब हो सकता था यदि आपको जो कहते हैं ऊष्म व्यंजन को छोड़कर कितने वर्ण बचे, यानी कि तब बचते आपके पास मूल वर्ण तो 40 बचते। या कहता कि अंतस्थ व्यंजन को छोड़कर आपके पास कितने वर्ण बचे, तब बचते आपके कितने पास, 40 भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य है। मतलब जिसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो देखिए, पहला है आपका तय वर्ण। तो तय वर्ण जो होता है, तो तय वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंतीय। दंतीय कैसे, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि तय से क्या होती है, तख्ती, और तख्ती कहाँ लगती है, दांत पर। ठीक है। पै वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो वो होता है किससे, ओष्ठ से। अर्थात पतंग उड़ा रहा था व्यक्ति तो उसके होठ चल रहे थे। अगला आता है झ वर्ण। तो देखा आपने, च, छ, जय, झ, यानी कि कौन कौन से वर्ण है, च है, छ है, जय, और एक होता है आपका क्या, झ। ये क्या होते हैं, और एक होता है आपका ई। तो ये सारे के सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। अर्थात इसका आंसर कौन सा होगा आपका, झ। इसमें जो ऑप्शन है आपका 4, यानी कि जो वर्ण है आपका स, यानी कि सड़क वाला स, इसका उच्चारण स्थान होता है मेरे भाई क्या, इसका उच्चारण स्थान होता है आपका दंतीय। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि किस क्रम में अघोष व्यंजन हैं। तो किस क्रम में है, देखो आपके यरल लेव जो होते हैं ये होते हैं आपके सघोष व्यंजन। क्योंकि इनका उच्चारण करने में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अघोष और सघोष होते क्या हैं। अघोष होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत कम कंपन होता है, वो वर्ण कहलाते हैं आपके अघोष। और सघोष वर्ण वो कहलाते हैं जिनका उच्चारण करने में, यानी कि हमारे मुखांगों में कंपन बहुत अधिक होता है, तो वो कहलाते हैं आपके सघोष। तो यरह लहव में कंपन अधिक होता है, तो इसलिए मेरे भाई ये तो क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके सघोष। इसके बाद यरह लहव को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन भी हैं। यरह लहव को हम कहते हैं ये आपके कोमला अक्षर भी होते हैं। मतलब यरह लहव एक तो क्या हो गए आपके अंतस्थ, क्या हो गए भैया, अंतस्थ, और एक क्या हो गए आपके कोमला अक्षर। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसके बाद भाई ये जो है श, श और श, देखिए तीनों श का जो उच्चारण होता है तो वो करते समय मुखांगों में कंपन बहुत कम होता है। इसलिए भाई तीनों श को, यानी कि ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके अघोष वर्ण। अगला आता है ग, घ, और क्या अंगा बोलते हैं इसे, यानी कि देसी भाषा में कहते हैं इसे ण। तो ग आपका वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा। और भाई घ भी कौन सा है आपका, चौथा। और अंगा कौन सा है आपका, पांचवा। तो ये जो होते हैं, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ही क्या होते हैं आपके अघोष। ये वर्ग के कौन से हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें। अर्थात कैसे हैं ये आपके सघोष। ऐसे ही जय है, झ है, अय है,
और एक क्या है आपका है। तो ये सारे के सारे ये भी क्या हैं आपके सहघोष हैं। केवल इसमें ऑप्शन नंबर 2 है कि तीनों सह, चाहे आपका ये तालव्य हो, चाहे आपका मूर्धन्य है और आपका दंत्य, ये जो होते हैं ये कैसे कहलाते हैं आपके अघोष। अगला चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका शब्दों से, यानी कि पुलिस शब्द है। पहला ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। देखिए तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो तत्सम शब्द वो होते हैं कि जिनका जो संस्कृत भाषा के होते हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों का हिंदी में जो के त्यों प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं कौन से, तत्सम। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द मेरे भाई वो होते हैं जिनका जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन उनका सरलतम रूप हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं कौन से आपके तद्भव। देशज शब्द वो होते हैं जो आपकी क्षेत्रीय भाषा के होते हैं, अर्थात किसी एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं देशज। अर्थात आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को ही क्या कहते हैं हम, देशज शब्द। लेकिन यहाँ क्या है भाई आपका, यानी कि पुलिस जो शब्द है वो आपका विदेशी है, और विदेशी शब्द होने के साथ साथ ये किस भाषा का है, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का मेरे भाई, कि अंग्रेजी भाषा का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। अब भाई आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि भाई आपका रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखें जब आप शब्द विचार पढ़ते हैं, शब्द विचार वाला टॉपिक, तो उसमें एक शब्द आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति किसके आधार पर मेरे भाई, कि व्युत्पत्ति के। अब जो व्युत्पत्ति होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के। एक होते हैं कौन से, रूढ़, एक होते हैं आपके कौन से, यौगिक, और एक होते हैं भाई आपके कौन से, योग रूढ़। इस प्रकार से आपके शब्द कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3। तो ये पूछ रहा है केवल रूढ़ शब्द। तो देखे भाई एक मैं पहचान बताता हूँ आपको कि रूढ़ शब्दों की क्या पहचान होती है, कि जिन शब्दों में, किसमें भैया, कि जिन शब्दों में किसका, किस ना तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या है आपके। एक तो हुआ आपका एक हुआ मेरे भाई कौन सा, संधि, और एक हुआ आपका समास, और एक क्या होता है उपसर्ग। यानी कि ये शब्द संरचना की 4 इकाइयाँ होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग, और एक होता है आपका क्या, प्रत्यय। अगर इन चारों का प्रयोग यदि किसी भी शब्द में नहीं किया जाता, तो वो शब्द कौन सा होता है, रूढ़। अर्थात आपको उसमें संधि भी देखने को ना मिले, उसमें आपको उपसर्ग भी देखने को ना मिले, उसमें आपको समास भी देखने को ना मिले, और उसमें आपको प्रत्यय भी देखने को न मिले। तो ऐसा शब्द जो कहलाता है वो शब्द कहलाता है आपका कौन सा, रूढ़ शब्द। अब इसमें से जो आपका यौगिक शब्द होता है, तो यौगिक शब्द वो कहलाता है जिसमें आपकी संधि भी, संधि का उदाहरण हो या फिर समास का हो लेकिन बहुब्री समास का न हो, और उपसर्ग का उदाहरण हो या प्रत्यय का। इन चारों में से किसी का भी हो लेकिन केवल बहुब्री समास का उदाहरण न हो, तब आपका यो शब्द जो होता है वो होगा आपका यौगिक शब्द। अगर बहुब्री समास का उदाहरण है तब आपका शब्द होता है कौन सा, योग रूढ़ शब्द। तो इसमें से कौन सा आपका उदाहरण है, तो वो कौन सा है आपका, वैभव। अर्थात रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें रूढ़ शब्द है भाई आपका वैभव। जलद शब्द आपका योग रूढ़ है, लंबोदर भी आपका क्या है, योग रूढ़ है, पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मेरे भाई तुलना की दृष्टि से जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, तो वो होती हैं कितनी आपकी, 3। एक तो होती है आपकी कौन सी, मूलावस्था। मूल अवस्था का मतलब होता है जब किसी भी एक संज्ञा के गुण व दोष को बताया जाता है, तो वो अवस्था कहलाती है मूल अवस्था। एक होती है आपकी जिसे कहते हैं मध्य, या फिर क्या कह दें आप, यानी कि उत्तरा, मध्य या फिर क्या उनसी उत्तरावस्था। तो मध्य या उत्तरावस्था वो होती है। दूसरी कि आपका जब 2 व्यक्ति हों या 2 संज्ञा शब्दों, 2 संज्ञा शब्दों की तुलना की जाती है और उनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है,
तो वो अवस्था कहलाती है आपकी उत्तरावस्था। जैसे मैं उदाहरण दूं, कह दिया कि मोहन बुद्धिमान है, तो वो अवस्था जो कहलाएगी आपकी मेरे भाई, वो अवस्था होगी आपकी मूल अवस्था। अगला कह दिया क्या, यानी कि मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो अवस्था कौन सी कहलाएगी आपकी, तो वो अवस्था कहलाएगी उत्तरावस्था। अब देखिए इसके साथ ही मैं इसकी तीसरी अवस्था बताता हूँ। तो तीसरी अवस्था का नाम होता है कौन सी, उत्तमा अवस्था। कौन सी मेरे भाई, उत्तमा अवस्था। देखिए भाई नोट करते चलें, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को समझना है तो उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आप समझें बात को। देखिए उत्तमावस्था कौन सी होती है, जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान कह दें, यानी कि कह दें कि कोई भी एक से अधिक यानी कि दो से अधिक अगर संज्ञा शब्द हैं, उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ तो भाई उत्तरावस्था में है, उत्तमावस्था में क्या है, सर्वश्रेष्ठ। अर्थात जैसे कह दिया कि मोहन कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है, सबसे मतलब यानी कि उस जैसा कोई है ही नहीं, तो अवस्था कौन सी कहलाती है, उत्तमावस्था। इस प्रकार से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं हो गई कितनी, 3। अगला क्वेश्चन आता है कि विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है। अर्थात एक विशेषण शब्द है, जिस विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है। अब भाववाचक संज्ञा के साथ साथ वो भाववाचक क्रिया भी कहलाती है। तो देखें, जो आपका दौड़ है या दौड़ना है, तो भाई दौड़ना क्या है आपकी, ये आपकी सामान्य क्रिया है। खेलता ये भी क्रिया है, नहाना ये भी क्रिया है, लेकिन जो आपकी है ये शिष्टता, तो ये विशेषण से भाववाचक बनी है। अर्थात शिष्टाचार से, अर्थात क्या बना आपका, शिष्टता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, 2 बार टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्वेश्चन कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात यानी कि 3 आपकी जातिवाचक होंगी, 1 आपकी जातिवाचक नहीं होगी। तो देखिए इसमें आया पहला लोहा। हालांकि लोहा आपका द्रव्य या पदार्थवाचक भी है, लेकिन क्योंकि द्रव्य और पदार्थवाचक किसके भाग होते हैं, एक तो होता है आपका द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और एक होती है आपकी कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। तो इसमें जो लोहा है, तो भाई लोहा जो शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला लकड़ी है, तो वो भी क्या है, जातिवाचक है। पुस्तक है, वो भी जातिवाचक है। शैशव होती है भाई आपकी यानी कि अवस्था, और शैशव अवस्था उसी प्रकार है जैसे कि आपका यानी कि बचपन है, जवानी है, या फिर आपका क्या है भैया, बुढ़ापा। ये जो अवस्थाएं कहलाती हैं, ये अवस्थाएं सारी किसके अंतर्गत आती हैं, भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत। देखिए भाववाचक संज्ञाओं के कई सारे नियम होते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाववाचक संज्ञाएं वो होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, अर्थात उनकी माप तोल भी नहीं कर सकते, तो केवल उन्हें महसूस करते हैं। तो मेरे भाई जितनी भी अवस्थाएं आती हैं, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे शैशव अवस्था हो, चाहे आपकी वृद्ध अवस्था हो, तो वो सबके सब क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दुख, सुख, प्रेम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो 2 संज्ञा शब्दों को जोड़े या 2 क्रिया शब्दों को जोड़े, तो वो कहलाता है आपका क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है मेरे भाई, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है आपका कौन सा, मम। अर्थात मम का मतलब होता है क्या, यानी कि मेरा, यानी कि जैसे क्या, मम मतलब अर्थात मेरा या मेरी। तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है आपका, मम। क्रम आपका कोई सर्वनाम नहीं है, सम भी आपका सर्वनाम नहीं है, छम भी आपका सर्वनाम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11 कि किस क्रम में संरचना की दृष्टि से
क्रिया का भेद नहीं है, अर्थात किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है, अर्थात संरचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं मेरे भाई, तो वो होते हैं आपके कितने, 8। अब 8 को आप कहते हैं किसके आधार पर, यानी कि आप दूसरे में भी कह सकते हैं कि रचना के या संरचना के या बनावट के आधार पर। तो देखें उसमें आपका एक आता है नाम धातु क्रिया, बिल्कुल भाई आपकी संरचना के आधार पर आती है। नाम धातु क्रिया में आपको बता दूं कि यदि आपके 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है आपकी संज्ञा, एक होता है आपका सर्वनाम। देखिए भाई मैं पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियर करके चल रहा हूँ, जो भी पॉइंट आ रहा है। सर्वनाम आप बिल्कुल अगर भैया जल्दबाजी में देखोगे तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, ये सोच लेना ध्यानपूर्वक। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के बाद क्या लग जाए आपका, यदि इन तीनों के बाद आपका प्रत्यय लग जाता है, तो प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है तो वो कहलाती है आपकी कौन सी, नाम धातु क्रिया। इसके बाद एक आप नाम धातु के साथ साथ में पढ़ते होंगे कौन सी क्रिया, जिसका नाम होता है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया पता है किसे कहते हैं, है कि कृदंत का मतलब होता है, कृत का मतलब होता है आपका धातु, अर्थात धातु के बाद में, अगर धातु के बाद में प्रत्यय लगता है तो क्रिया होती है कौन सी, कृदंत प्रत्यय, कौन सी, कृदंत क्रिया। अब इसके बाद जो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, अगर प्रेरणार्थक क्रिया पर बात करें तो प्रेरणार्थक का मतलब होता है या तो प्रेरणा देना या फिर प्रेरणा लेना, अर्थात जिन वाक्यों में 2 कर्ता होते हैं तो वो क्रिया कौन सी होती है आपकी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगली आती है आपकी कौन सी, सहकर्मक क्रिया। तो देखिए भाई इसका जो आंसर होना है वो कौन सी क्रिया होना है, सहकर्मक क्रिया, क्योंकि सहकर्मक क्रिया जो आपकी होती है तो वो आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, और जो आपकी संयुक्त क्रिया होती है तो भाई संयुक्त क्रिया आपकी किसके आधार पर रहेगी, तो वो प्रयोग या संरचना के आधार पर रहेगी। संयुक्त क्रिया में आपके 2 क्रियाएं एक साथ वाक्य में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन सहकर्मक क्रिया की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आपका कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में आप 2 शब्द लगाकर देख लें, एक तो क्या और एक क्या किसको, यानी कि क्या और किसको लगाने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो क्रिया आपकी सहकर्मक होती है, अन्यथा सहकर्मक नहीं होगी। और एक बात जरूर याद रखना सहकर्मक में कि मेरे भाई कभी भी आप कर्ता उत्तर न हो, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ता हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अगर अच्छा लग रहा हो पैटर्न, वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को भाई शेयर करें। आज पक्की बात है बिल्कुल एकदम कि आप लोग सभी इस वीडियो का जो भी है आपकी, इसे शेयर करोगे और आप इसे व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाओगे। ठीक है, क्योंकि भैया अब यानी कि रोजाना, क्योंकि सारे एग्जाम आपके नज़दीक हैं, सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो भाई आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सहकर्मक क्रिया है, अभी मैंने बिल्कुल बताया सहकर्मक क्रिया कौन सी होगी जिसमें क्या कर्ता की आवश्यकता ना होकर अन्य शब्द पर प्रभाव पड़े। तो देखिए इसमें क्रिया है आपकी सोना, तो सोना क्रिया है, जैसे कह दिया राम सोता है, तो सोना क्रिया आपकी अकर्मक होती है मेरे भाई। दौड़ना क्रिया भी क्या होती है आपकी अकर्मक, जैसे राम दौड़ता है। हंसना क्रिया भी क्या होती है, जैसे कह दिया राम हंसता है, तो ये क्रिया कैसी है, अकर्मक। खाना, खाना है तो बता राम खाता है, भाई कुछ ना कुछ तो खाता होगा, सेब खाता हो, रोटी खाता हो, चाहे वो भैया कुछ भी खा रहा है तो उसमें क्या है, कर्म होगा। कर्म होगा तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, खाना, सहकर्मक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह चुपके से चला गया, इसमें कौन सा अव्यय है। अव्यय देखिए पहली बात तो ये दिशावाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये सारे के सारे आपके किसके, यानी कि जो आपका क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण जो अव्यय का पहला भाग होता है, कि सारे के सारे किसके भेद हैं, ये सारे के सारे मेरे भाई क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब क्रिया विशेषण में जो दिशावाचक अव्यय होता है वो दिशा का बोध कराता है,
जैसे क्या राम पूर्व की ओर गया है। किस ओर गया भैया? पूर्व की ओर। अगला कह दिया कि रीतिवाचक कौन सा होता है? रीति कहलाता है ढंग व तरीका, अर्थात यानी कि वह चुपके से चला गया। भाई कैसे चला गया? वो चुपके से, अर्थात यानी कि कौन सा? रीतिवाचक अव्यय है। स्थानवाचक अव्यय कौन सा होता है? जैसे कह दे राम घर के बाहर बैठा है, यानी कि तो घर के बाहर बैठा है, या घर के बाहर कहेगा तो आपका संबंधवाचक अव्यय है। लेकिन अगर कहेगा राम बाहर बैठा है तो कौन सा होगा आपका? स्थानवाचक। परिमाणवाचक क्या होगा? जैसे मोहन बहुत रोटी खाता है। अब कितनी रोटी खाता है भाई? वो बहुत, अर्थात जहां मापतोल की बात होगी तो वहां कौन सा होगा? परिमाणवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई? दूसरा हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से? 14 पर। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान आप जानते हैं, आप इनकी वाक्य में प्रयोग कर कर देख लें। जैसे हिमालय है, तो हिमालय क्या है भाई? बोले हिमालय टूट गया या टूट गई? भाई टूट गया, तो ये तो आपका पुल्लिंग हो गया। अगला आता है बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गई या आ गया? आ गया, तो पुल्लिंग है। लड़कपन, बोले लड़कपन है, तो भाई ये भी क्या है आपका? यानी कि पुल्लिंग है। लेकिन बनावट, तो आप कहते हैं कि क्या है? बोले भैया उसकी बनावट कैसी है? अच्छी है। तो इसका मतलब भाई जो आपका बनावट है तो वो कौन सा शब्द होगा आपका? स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे चलें, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। देखिए सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, सौंदर्यकरण क्या है भाई आपका? ये भी आपका भाववाचक है। और सौंदर्यता भाई क्या है आपका? विशेषण है। इसके बाद जो सुंदर है, तो सुंदर का जो होगा भाई ऑप्शन, वो क्या होगा मेरे भाई? आपका सुंदरी। अर्थात सुंदर का जो स्त्रीलिंग बनता है वो बनता है क्या? सुंदरी। जैसे कि लड़का है तो बोले लड़का सुंदर है। बोले क्या भैया? सुंदर आ रहा है। बोले क्या? बोले सुंदरी आ रही है, ऐसे कहते हैं ना। आगे चलें, कौन से कारक में कोर के लिए चिन्ह प्रयुक्त होते हैं? तो देखें आपका कर्म कारक जो होता है, तो कर्म कारक में केवल को विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें क्या? जैसे क्या दिया कि राम ने रावण को मारा, अर्थात कर्म का प्रभाव होता है। अपादान में क्या होता है कि हमेशा के लिए कोई चीज अलग हो जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए। संप्रदान होता है वजह, अर्थात जैसे कहें कि लक्ष्मण राम के लिए वन गए, तो के लिए, के हित, के खातिर, के वास्ते, अर्को, तो वो क्या कहलाता है आपका? संप्रदान कारक। तो भाई इसका आंसर कौन सा हो जाना है आपका? यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है, कर्ण कारक में क्या होता है? से या के द्वारा। जैसे क्या राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर कौन सा हो जाएगा उसमें? कर्ण कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखें, तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, अर्थात सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपका? तो देखिए जो कुमुदनी लिखा जाता है तो वो कुमुदनी, कुमुदनी है एक, तो एक है कुमुदनी और एक है कुमुदुनी और एक है कुमुदनी। तो भाई इसका क्या होता है आपका? कुमुदनी, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? यानी कि बी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? भाई बहुत बेहतरीन वाक्य है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। गुरुजन का सम्मान करना सीखो आज्ञार्थक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छार्थक है। तो देखिए भाई संकेत तो यो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता, संदेह इसमें कोई भी संदेह है नहीं। ऑप्शन बचते हैं आपके पास क्या? दो। देखिए संकेत होता है जब किसी चीज को, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ते हैं, अर्थात जैसे कह दें यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप बुलाओगे तो मैं आऊँगा, तो वो क्या है? संकेत हैं, अर्थात एक दूसरे पर क्या रहते हैं भैया? टिके हुए। संदेह कब होता है? जब आपको वाक्य में लगे कि जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो कहाँ है? तो वो वाक्य कौन सा हो गया भाई? संदेहवाचक। इच्छार्थक में क्या होता है? व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है। आज्ञार्थक होता है व्यक्ति यानी कि आज्ञा या आदेश देता है। तो देखिए जैसे क्या मान लिया
कि बच्चे हैं और उन्हें क्या कोई भी घर वाले कह रहे हैं या गुरु ही कह रहे हैं कि बोले भाई गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, तो उन्हें क्या दिया है भाई, एक आज्ञा दी है, एक आदेश दिया है, एक सिखाने का भाव दिया है, तो वो क्या कहलाया आपका आज्ञार्थक। इच्छार्थक क्या होता, इच्छार्थक होता कि यानी कि कहते कि मुझे गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तब वाक्य कौन सा हो जाता आपका इच्छार्थक। तो इसलिए भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ए, वाक्य कैसा है आज्ञार्थक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखें, शायद तुमने देखा होगा, वाक्य में कौन सा काल है। भाई देखा होगा, और होगा मतलब कब भैया, पहले, और पहले को क्या कहते हैं हम, भूतकाल। अब भैया भूतकाल तो चारों ऑप्शन में, अब मैं करूं क्या। आसन्न भूतकाल क्या होता है, जब कार्य बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ हो, अर्थात तुमने देखा है, ठीक है, यानी कि जैसे कि राम ने खाना खाया है, तो वो तो हो जाता आपका कौन सा आसन्न भूतकाल। लेकिन भैया ये आसन्न भी नहीं लग रहा। पूर्ण भूतकाल क्या होता, तुमने देखा था, तो क्या हो जाता आपका पूर्ण, तो भैया पूर्ण भी नहीं है। अपूर्ण कौन सा हो जाता, कि बोले मैं देख रहा था, तो कौन सा हो जाता आपका अपूर्ण। लेकिन संदिग्ध में क्या हो जाता, शायद तुमने देखा होगा, अर्थात इसका आंसर कौन सा निकलेगा मेरे भाई, संदिग्ध भूतकाल। बात समझ में आई, क्लियर होया होगा पॉइंट। इसके बाद आगे चलते हैं, आता है कि राजेंद्र से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य है कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। कृतवाच्य वो होता है जिसमें मेरे भाई कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य वो होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य वो होता है जिसमें कर्ता और कर्म किसकी प्रधानता नहीं होती। इनकी पहचान हेतु मैं एक बात बता देता हूं, अगर कर्ता के अगर भैया किसके, कि कर्ता के अनुसार, किसके कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही होगी तो कृतवाच्य है, अगर कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही होगी कर्मवाच्य है, अगर भैया क्या कर्ता और कर्म में से किसी के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रही तो कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। अब यह है राजेंद्र, राजेंद्र से पढ़ा नहीं जाता, अब राजेंद्र की जगह आप राधा कर लो कि राधा से पढ़ा नहीं जाता, कर्म वाक्य में दिया नहीं, कर्ता कर्ता दिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित नहीं हो रही, तो भाई आंसर कौन सा हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है भैया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर कहता है अन्वेषण में कौन सी संधि है। तो देखिए अन्वेषण जो होता है इसमें आपकी देखिए इसका विच्छेद या विग्रह जो होगा आपका, इसका अन्वेषण का विच्छेद या विग्रह जो होगा वो होगा अनुधान एषण, अनुधान एषण, अर्थात यानी कि अन्वेषण। जब आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग नो असमान स्वर से होता है तब उस कंडीशन में क्या बनता है मेरे भाई, वह बनता है। और जब वह बनता है तो भाई इसमें छोटा ऊ का योग ऐसा होगा तो ऊ का तो क्या बन जाएगा वह, यानी कि ए समझे ए, और न कैसा रह जाएगा आधा, ऊ का क्या बन गया वह, और ए कहाँ लग गया इसके ऊपर, आगे क्या बचा स और ण, अर्थात पुनः वही शब्द बन गया जिस शब्द को आप चाहते थे। अर्थात इसमें कौन सी संधि है, इसमें भाई किस संधि का प्रयोग करा गया है, तो इसमें यण संधि है। दीर्घ संधि में आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। गुण संधि में आपके जो गुण संधि होती है तो भाई गुण संधि में आपके क्या क्या रहते हैं, देखें कि गुण संधि में आपका एक की मात्रा रहती है या ओ की मात्रा रहती है या ऊपर क्या रहता है आपका रह रहता है, तो वहां कौन सी संधि होती है गुण। अयादि में आपका अव बनता है, अयादि में आपका आप बनता है, अयादि में आपका अय बनता है, या अयादि में शब्द के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा अय, तब कौन सी संधि होगी अयादि संधि। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि है मेरे भाई, याण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन आता है कि आशीर्वाद में कौन सी संधि है, किसमें भैया आशीर्वाद में। देखिए आशीर्वाद है तो इसका जो विच्छेद या विग्रह होता है वो होता है आशी, कौन सा भैया आशी, और धन वाद,
अर्थात यानी कि कह सकते हैं कि इसमें किस संधि का प्रयोग करा गया मेरे भाई, इसमें प्रयोग करा गया कौन सी संधि का, विसर्ग संधि का। अर्थात इसका उदाहरण क्या, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर यानी कि सी। अर्थात कह सकते हैं कि आशीर्वाद विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 23। तो 23 में तो इसका है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। अर्थात 3 शब्दों में द्विगु समास है लेकिन चौथे शब्द में आपका द्विगु समास नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन विवादित भी रहा है मेरे भाई, इसका आप समझें। देखिए द्विगु समास होता है जब कभी भी कोई भी संख्या अगर किससे पहले आ जाए, संज्ञा शब्द से पहले आ जाएगी तो समझ लेना कौन सा समास हो जाता है वहाँ, द्विगु समास। तो चौराया है तो इसका होगा 4 राहों का समूह, सप्ताह है तो इसमें होंगे 7 हैं अर्थात 7 दिनों का समूह, त्रिभुज है यानी कि 3 भुजाएं, चतुरानन है। देखिए इसका मतलब होता है चतुरानन का, देखिए इसे हम कर्मधारय समास में रखते हैं लेकिन कुछ लोग इसे द्विगु समास मान लेते हैं। लेकिन भाई चतुरानन का मतलब होता है यानी कि जिसका, यानी कि कौन, यानी कि जो चतुर है, अर्थात ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाता है। लेकिन भाई इसमें द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन द्विगु समास कब होगा, जब क्या मान लिया ये 3 ऑप्शन ना दे, अगर केवल इसे ही दे तब ये द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा। समासों में बहुत सारी चीजें मेरे भाई विवादित हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी लगेगा। अगला आता है अंधकूप में कौन सा समास है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंधकूप होता है अंधेरा, अंध का मतलब यानी कि अंधेरा अर्थात काला, तो यानी कि जो विशेषण है तो अर्थात इसका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। चिंता बिल्कुल न करें। अगला, अगर वीडियो बढ़िया लग रही हो, जबरदस्त सही आ रहा हो, आपको फायदेमंद हो तो भाई आप लोग बिल्कुल स्टेटस पे जरूर लगाना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मेरे भाई जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भाई परा उपसर्ग का प्रयोग है मतलब क्या है, पराधीन, पराधन क्या हो जाएगा आपका, अधीन, परोपकार का हो जाएगा पराधन उपकार, पराभव का हो जाएगा पराधन अभव। अब इसमें से कौन सा बचता है आपका, यानी कि एक आपका परतंत्र, तो परतंत्र में आपका परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं करा गया। अगर भाई बात सही लगी हो या आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, आप भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और भैया वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार के टेस्ट में उपलब्ध कराता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।